इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वह सच है। निम्नलिखित में फुटेज शामिल है जो आधुनिक युद्ध की पूरी क्रूर वास्तविकता को दिखाएगा। दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज के एपिसोड में हम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ली गई 5 फुटेज पर नजर डालेंगे जो उस महान ऐतिहासिक विपत्ति की भयावहता और त्रासदी को उजागर करती हैं। यह एक कच्ची निष्पक्ष झलक है उस दुनिया की जो अब इतिहास में सीमित हो सकती है लेकिन आज भी हमें प्रभावित करती है। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बम वर्षक दलों के लिए आकाशीय युद्ध काठिन्य से भरे थे। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में अमेरिका के कुछ सहयोगी देशों के विमान अमेरिकी बम वर्षकों को सुरक्षित रूप से आगे और पीछे ले जा सकते थे। इसका मतलब था कि उन्हें जर्मन विमानों से स्वयं निपटना पड़ता था, जिनमें से कई ने लिबरेटर की आधा कैलिबर बंदूक से अधिक दूरी और शक्ति वाले हथियारों का उपयोग किया था। हालांकि वे शायद दुश्मन के लड़ाकू विमानों से निपट सकते थे, लक्ष्य क्षेत्र के पास पहुंचने पर एक खतरा हमेशा बना रहता था। अपने बम गिराने के लिए उन्हें फ्लैग के रूप में जानी जाने वाली घनी विमान रोधी आग के बीच से उड़ान भरनी पड़ती थी। फ्लैग शब्द जर्मन शब्द फ्लुगापफुरकैनन का संक्षिप्त रूप है, लेकिन युद्ध के सभी क्षेत्रों में विमान रोधी बंदूकों के लिए एक सार्वभौमिक शब्द बन गया। 4 मई 1945 को एक B-24 ने पश्चिमी प्रशांत में पलाउ द्वीप पर एक हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी ताकि करूर द्वीप पर विमान रोधी रक्षा के खिलाफ एक छापे में भाग ले सके, जिसमें अमेरिकी 7वीं वायुसेना के अन्य B-24 भी शामिल थे। इस B-24, जिसे इसके 10 सदस्यीय दल ने ब्रीफ कहा, को दूसरा लेफ्टिनेंट ग्लेन आर ने पायलट किया था। क्लस्टर और उनके सह पायलट दूसरा लेफ्टिनेंट इरविंग आर ब्राउन। संगठन में एक सेना का कैमरामैन था जो एक अन्य B-24 पर ऑपरेशन की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, जनसंपर्क उद्देश्यों के लिए, जैसे युद्ध बांड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। हालांकि किसी ने उस दिन रिकॉर्ड होने वाले ड्रामेटिक और भयानक फुटेज की पूर्वानुमान नहीं की थी। लक्ष्य पर पहुंचने पर जब उन्होंने जापानी स्थलों पर बम गिराना शुरू किया तो गठन को भारी शत्रु आग का सामना करना पड़ा। जैसे ही कैमरा लेफ्टिनेंट क्लस्टर के विमान की दिशा में इंगित किया गया, बम बे से गिरते हुए बमों को रिकॉर्ड करते हुए B-24 को नंबर 2 इंजन और धड़ के बीच पंख में सीधा प्रहार हुआ। यह प्रहार घातक है। पंख विमान से टूट जाता है। ऊपर की ओर मुड़ते हुए बाकी विमान को नीचे की ओर घुमाते हुए लगभग 10:37 बजे क्रूर द्वीप के आसपास के पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पूरी भयानक घटना फिल्म में कैद हो जाती है। केवल उन पुरुषों द्वारा अनुभव किए गए आतंक की कल्पना की जा सकती है जब विमान आकाश से गिर रहा था। B-24 का अंदरूनी हिस्सा तंग और पार करना मुश्किल था, यहां तक कि सबसे अच्छे समय में भी। लेकिन विमान की मौत की गोता के कारण उत्पन्न जी-बलों के खिलाफ लड़ते हुए समुद्र में अपरिहार्य दुर्घटना से पहले बचना लगभग असंभव है। केवल 10 में से एक व्यक्ति बर्बाद बम वर्षक से बचने में सफल हुआ, नेविगेटर दूसरा लेफ्टिनेंट वॉलेस एफ कॉफमैन। हालांकि इस कहानी की त्रासदी यहीं समाप्त नहीं होती। कॉफमैन को जापानी सैनिकों ने पैराशूट उतरते ही तुरंत पकड़ लिया, जिस पर उन्होंने और उनके साथियों ने हाल ही में बम गिराया था। वे जापानी कैदियों के साथ खराब व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन विमान के मामले में उनकी क्रूरता विशेष थी। 20 दिनों तक भयानक परिस्थितियों में जापानी गार्डों की दया पर रहने के बाद 24 मई 1945 को उन्हें लेफ्टिनेंट कात्सुयामा द्वारा फांसी दी गई, जिन्होंने युद्ध के बाद साक्षात्कार में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में घर वापस B-24 को गिराए जाने की फुटेज देश भर के मूवी थिएटरों में दिखाई गई, जिसमें कथाकार ने यह घोषणा की कि प्रशांत महासागर में युद्ध सस्ता नहीं था, लिबरेटर के चालक दल की मौतों का संदर्भ देते हुए। हालांकि फुटेज कई कारणों से विवादास्पद साबित हुई।
प्रारंभिक रूप से यह नाराजगी की बात थी कि उन पुरुषों के परिवारों को उनकी मौतें देखने की अनुमति मिल सकती थी, जबकि व्यापक रूप से जापान के खिलाफ अभियान चलाने वाले अनेक बमवर्षक दलों के परिजन इस फुटेज से निश्चित रूप से घायल हुए थे, देखकर कि उनके पतियों, बेटों और भाइयों के साथ क्या हो सकता है। हालांकि फुटेज इस बात के लिए भी जांच के दायरे में आ जाएगी कि यह क्या दिखाने का दावा करती है। युद्ध विभाग ने बताया कि बम वर्षक को विमान रोधी आग ने मारा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि यह बम गिराते समय मारा गया था। इससे उन्हें समझने में मदद मिली कि विमान को वास्तव में किसी दूसरे लिबरेटर के गिरे हुए बम ने मारा था। ऐसे घटनाएं असामान्य नहीं थीं, विशेषकर मित्र राष्ट्रों के बमबारी अभियान के विशाल पैमाने को देखते हुए, जिसमें कभी-कभी 1000 से अधिक विमान एक साथ बम गिराते थे। लेकिन अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि इस मामले में वे सही थे। एक सावधानीपूर्वक फ्रेम बाय फ्रेम जांच से साबित होता है कि विमान को एंटी एयरक्राफ्ट फायर से मारा गया था और गिरते हुए मित्र देशों के बम से नहीं। जैसा कि यह है, फुटेज उनके देश की सेवा में हर दिन मित्र देशों के बम वर्षक दलों द्वारा सामना किए गए खतरों का प्रमाण है। आग इतिहास में युद्ध का महत्वपूर्ण घटक रही है, जिसे दुश्मन को हराने का उपकरण के रूप में शासकों और नेताओं ने लंबे समय तक इस्तेमाल किया। लेकिन यह औद्योगिक युग तक हथियार के रूप में वास्तविकता नहीं बनी, जब विज्ञान के अनुप्रयोग से यह संभव हो सका। 1914 से पहले फ्लेमथ्रोवर कई रूपों में मौजूद थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय वे विश्वसनीय हथियार बने और दुश्मन सैनिकों की खाइयों को सफाई में अत्यधिक प्रभावी साबित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्लेमथ्रोवर का पुनः उपयोग दुश्मन की किलेबंदी को हटाने के लिए हुआ। विशेषकर प्रशांत महासागर के द्वीप हॉपिंग अभियानों में ये महत्वपूर्ण साबित हुए। यहां जापानी बल बंकरों और छुपने के स्थलों में तैनात थे, घने जंगलों में छिपे हुए थे, जिससे वे दृष्टिहीन रहते और घात लगाने के लिए तत्पर रहते थे। इसके साथ ही उन्हें नजदीकी ग्रेनेड और तोप की गोलियों से सुरक्षा मिलती थी। इस प्रकार फ्लेमथ्रोवर रक्षात्मक स्थानों को साफ करने और दुश्मन को जलाने के लिए पसंदीदा हथियार बन गए। उन्होंने दुश्मन सैनिकों के छिपने की गुफाओं और सुरंगों को इतना गर्म कर दिया कि अंदर के लोग बेहोश हो गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आग लगा दी, जिससे छिपने के स्थानों में दम घोंटने वाला धुआं भर गया या अंदर का सारा ऑक्सीजन समाप्त हो गया। किसी भी तरह से जापानी सैनिकों का दम घुट गया। अतः युद्ध के समय फ्लेमथ्रोवर सभी पक्षों द्वारा उपयोग की गई सबसे भयावह हथियारों में से एक था। 1945 की शुरुआत तक प्रशांत महासागर के पार धकेले गए जापानियों की निराशा हर मील के साथ बढ़ी, जब उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया गया ताकि वे मित्र देशों को रोक और अपने गृह द्वीपों की रक्षा कर सकें। इवो जीमा द्वीप, जो जापान के तट से 1207 किलोमीटर दूर है, उस पर 3 हवाई क्षेत्र थे जो मुख्य भूमि जापान पर संभावित आक्रमण के लिए मंचन सुविधा के रूप में काम कर सकते थे। और 19 फरवरी 1945 को अमेरिकी बलों ने आक्रमण किया। इवो जीमा की लड़ाई 5 सप्ताह तक चली और पूरे युद्ध की कुछ सबसे खूनी लड़ाई देखी गई। लगभग 21,000 जापानी बलों ने खुदाई कर ली थी और उन्होंने 70,000 से अधिक अमेरिकी मरीन को हर इंच के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। यह फुटेज अमेरिकी बलों ने द्वीपों पर जापानी स्थितियों को साफ करते हुए रिकॉर्ड किया था। फ्लेमथ्रोवर सैनिकों और टैंकों का प्रयासों के अग्रभाग में उपयोग कथावाचक द्वारा बताया गया, जहां हम खोद नहीं सकते, वहां हम उन्हें जला देते हैं। यह फुटेज युद्ध में फ्लेमथ्रोवर की प्रभावशीलता और बड़े क्षेत्र को त्वरित साफ करने की क्षमता को दिखाता है। यह साथ ही दिखाता है कि ऐसे हथियार दुश्मन बल पर बहुत आतंक फैला सकते हैं, जब वे पुरुषों और मशीनों को पौराणिक कथाओं के ड्रैगन की तरह आग उगलते हुए देखते हैं। अभियान के अंत तक 21,000 जापानी रक्षकों की संख्या घटकर केवल 200 रह गई थी। मुझे लगता है कि जीवित रूप से जलाया जाना शायद सभी मौतों में सबसे दर्दनाक है, क्योंकि इसमें मांस पिघल जाता है और तंत्रिका अंत नष्ट हो जाते हैं। फ्लेमथ्रोवर के प्रहार से आप जलता हुआ तरल पदार्थ निगल सकते हैं,
जिससे आपके अंदरूनी हिस्से बाहरी आग के आगमन से पहले ही जल जाएं। आग आपके नरम ऊतकों को सिकुड़ाने, त्वचा को फटने और वसा, मांसपेशियों तथा अंगों को सिकुड़ने का कारण बनेगी। जलने के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और इससे जोड़ों में मोड़ आ जाता है, जिससे आपका शरीर एक प्यूजिलिस्टिक या बॉक्सर मुद्रा में मुड़ जाता है। जैसा कि 79 ईस्वी में पोम्पेई ज्वालामुखी विस्फोट के कई पीड़ितों के साथ हुआ था। ऐसी मौत की भयावहता और इसे अपने साथियों पर होते हुए देखने के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी मोर्चों पर पकड़े गए फ्लेमथ्रोवर ऑपरेटरों और टैंक क्रू को अक्सर सबसे नरकीय और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी यूरोपीय मोर्चे पर भी, जहां कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, फ्लेमथ्रोवर क्रू अपने उपकरण छोड़ देते थे आत्मसमर्पण से पहले, बल्कि यह कहते थे कि उन्होंने अपनी राइफलें लड़ाई में खो दी थीं। यह नौसेना के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मुकाबलों में से एक बन गया है। 19 मई 1941 को जर्मनी के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक 50,000 टन का बिस्मार्क वाइस एडमिरल गुनाथर लुट्जेंस के कमान में प्रिंस यूजेन के साथ समुद्र में निकला, जिसका उद्देश्य कनाडा से उत्तरी अटलांटिक के पार आ रहे महत्वपूर्ण मित्र देशों के काफिलों को नष्ट करना था। रॉयल नेवी एडमिरल्टी के लिए बिस्मार्क युद्ध प्रयास के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा था। लुट्जेंस ने पहले ही जर्मन राजधानी जहाज शार्नहॉर्स्ट के साथ सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया था और अब उनके पास और अधिक आग्नेयास्त्र थे। इस प्रकार चर्चिल के जोर देने पर बिस्मार्क को डुबाने का आदेश जारी किया गया। बाल्टिक सागर से कारवां चलने के कारण रॉयल नेवी ने जाना कि जर्मन नौकाएं ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के माध्यम से जाने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों में युद्धपोत तैनात किए। उनके बीच युद्ध क्रूजर HMS हुड था, जिसे ब्रिटिश लोगों द्वारा आमतौर पर शक्तिशाली हुड के रूप में जाना जाता था। HMS हुड, एक अत्यंत सुंदर जहाज, ने युद्ध विराम के समय ब्रिटिश लोगों के दिलों को जीता था, जहाज की अजेयता की मिथक बनाते हुए। यह उस समय ब्रिटिश प्रचार के लिए शानदार था, जब जर्मन युद्ध मशीन अजेय प्रतीत हो रही थी। लेकिन जो युद्धपोत डिजाइन और संचालन अवधारणाओं को समझते थे, उनके लिए हुड में कई प्रमुख दोष थे, जो एडमिरल्टी में कई लोगों को चिंतित करते थे कि अगर यह बिस्मार्क के खिलाफ आ जाए। फिर भी हुड हाल ही में निर्मित युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ आइसलैंड के पश्चिम में गश्त कर रहा था, जब जर्मन युद्धपोतों ने अपनी चाल चली। 24 मई को प्रिंस ऑफ वेल्स ने 2 जर्मन युद्धपोतों को देखा और सुबह 5:52 पहली गोली चलाई गई। प्रिंस यूजेन को बिस्मार्क समझकर ब्रिटिश जहाजों ने पहले छोटे क्रूजर को निशाना बनाया, जबकि दोनों जर्मन जहाजों ने अपनी जबरदस्त आग्नेय शक्ति को केवल हुड पर केंद्रित किया। यह दुर्लभ फुटेज प्रिंस यूजेन के डेक से ली गई थी और इसमें बिस्मार्क को गुस्से में अपनी तोपें चलाते हुए दिखाया गया है, जो ब्रिटिश जहाजों की ओर गोले भेज रही थी। जब मुठभेड़ शुरू हुई थी, लगभग 23 किमी दूर, ब्रिटिश गोले अपने लक्ष्य से चूक जाने से पानी में छींटे देखे जा सकते हैं। हालांकि लड़ाई की शुरुआत में ही HMS हुड को प्रिंस यूजेन से एक हिट लगी, जिससे जहाजों के बीच आग लग गई, जो तेजी से फैलने लगी। जैसे जैसे शक्तिशाली युद्धपोत को 2 जर्मन मुख्य जहाजों से अधिक हमले मिलते गए, लगभग सुबह 6 बजे मौत का झटका आया, जब बिस्मार्क के एक गोले ने हुड के एक मैगजीन स्टोर को भेद दिया। परिणामी विस्फोट में युद्ध क्रूजर का पिछला हिस्सा टूट गया और शक्तिशाली हुड कुछ ही मिनटों में डूब गया, जिसमें सवार 1417 लोगों में से केवल 3 को छोड़कर सभी को अपने साथ ले गया। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने लड़ाई की कोशिश की, लेकिन जर्मनों द्वारा पूरी तरह हार गया और बुरी पिटाई के बाद तत्परता से पीछे हट गया। इतने कम समय में एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश युद्धपोत का विनाश ब्रिटिश लोगों के दिलों में गहराई से चोट पहुंचाई और कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि बिस्मार्क एक अजेय हत्या मशीन थी। हालांकि अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए उत्सुक रॉयल नेवी और वायुसेना ने बिस्मार्क का पीछा करने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया,
जर्मन युद्धपोत का पता लगाने के बाद रॉयल नेवी के स्वॉर्डफिश टॉर्पीडो विमानों ने बिस्मार्क पर लहर दर लहर हमला किया, परंतु उन्हें बिस्मार्क की पानी के नीचे की सुरक्षा के चलते कामयाबी कम मिली। एक टॉर्पीडो ने युद्धपोत की स्टीयरिंग प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे जहाज का संचालन असंभव हो गया। इसे ठीक करने के प्रयास जब चल रहे थे, ब्रिटिशों ने मौके का फायदा उठाकर युद्धपोत पर हमला किया। उन्होंने 38.1 सेंटीमीटर की तोपों की बौछार की, जो हुड को समुद्र की गहराई में भेजा था, जब तक कि वे नष्ट नहीं हुईं और लुटियंस की मृत्यु हुई। फिर भी अविश्वसनीय युद्धपोत डूबने से इनकार कर रहा था, और तब तक नहीं डूबा जब तक जर्मन चालक दल ने अपनी स्थिति को निराशाजनक समझते हुए पतवार में विस्फोटक चार्ज नहीं लगाए और शक्तिशाली जहाज को नीचे भेज दिया, जो उस समय तक दुनिया का सबसे भयभीत युद्धपोत था। बिस्मार्क हुड के साथ अपनी लड़ाई के सिर्फ 3 दिन बाद डूब गया। पहले नजर में यह क्लिप बस एक और गन कैमरा वीडियो जैसा लग सकता है, जिसमें एक जापानी बमवर्षक का अंतिम क्षण दिखाया गया है जब वह अमेरिकी विमान की गोलियों से गिर रहा है। नाटकीय निश्चित रूप से, लेकिन किसी भी तरह से अनोखा नहीं। हालांकि फिर से देखो, इस मित्सुबिशी G4M बमवर्षक, जिसे सहयोगियों ने बेट्टी कहा, कि तले एक छोटा उभार है जो पंखों का सेट जैसा दिखता है। यह साधारण बेट्टी बमवर्षक नहीं है, यह वास्तव में एक वाहक विमान है। योकोसुका MXY 7 ओकाम मिसाइल के लिए एक विनाशकारी हथियार, जो तेज गति से मित्र देशों के लड़ाकू गश्तों को भेदने और 1945 तक जापानी गृह द्वीपों को घेरने वाले मित्र देशों के बेड़ों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस हथियार को इतना प्रभावी बनाने वाला इसका मार्गदर्शन प्रणाली था, अर्थात एक मानव पायलट जो एक तरफा मिशन पर था, युद्ध की दिशा को जापान के पक्ष में मोड़ने के लिए एक निराशाजनक प्रयास में। ओका शायद अंतिम कामिकाजी था। यदि इस विशेष विमान को उसके ओका को तैनात करने से पहले रोका नहीं गया होता, तो एक बार सहयोगी युद्धपोत की सीमा में आने पर ओका को छोड़ दिया जाता और पायलट लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता। इसे देखते ही वह 3 ठोस ईंधन रॉकेटों को एक एक करके या एक साथ दागता और फिर 1300 पाउंड उच्च विस्फोटक के साथ मिसाइल को उस जहाज की ओर निर्देशित करता जिसे वह नष्ट करना चाहता था। उड़ान के अंत में गोता लगाते समय लगभग 997.799 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करते हुए ओका पायलट को सहयोगी लड़ाकू पायलटों के लिए रोकना लगभग असंभव होता, और यह सहयोगी बेड़े के विमान रोधी तोपचियों पर निर्भर होता कि वे मानव निर्देशित मिसाइल के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले एक भाग्यशाली हिट कर सकें। अक्टूबर 1944 में ओका के परिचय ने सहयोगी बेड़े के कमांडरों को भयभीत कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका यह था कि लड़ाकू पायलट गश्त को बेड़े से और दूर तक बढ़ाया जाए, ताकि उन्हें उनके भारी भरकम कैरियर बम वर्षकों के नीचे चिपके रहते हुए ही नष्ट किया जा सके। फिर भी इस हथियार ने सहयोगी नाविकों में जो भय पैदा किया, और उन बहादुरों के लिए जो मिसाइलों को उनके लक्ष्यों तक ले जाकर अपने जीवन को त्यागने के लिए स्वेच्छा से आगे आए, युद्ध के बाद ओका के प्रभाव का आकलन काफी प्रतिकूल है। इसने सहयोगी सेना की जापान पर प्रगति को धीमा करने में भी सहयोग नहीं किया। सहयोगी लड़ाकू विमानों का कवच इतना घना था और उनके पायलट जापानी विमानों से लड़ने में इतने प्रशिक्षित थे कि अधिकांश ओका को उनके वाहक विमान के नीचे रहते हुए ही नष्ट कर दिया गया। फिर भी जापान में कामिकाज बनने के लिए स्वयंसेवकों की कमी कभी नहीं थी, यद्यपि युद्ध का हारना तय था। परिणाम स्वरूप अमेरिकी पायलटों और नाविकों ने ओका पायलटों को बाका उपनाम दिया, जो जापानी में लगभग मूर्ख के रूप में अनुवादित होता है। युद्ध में निर्दोषों का नरसंहार उतना ही पुराना और भयानक है जितना कि युद्ध स्वयं। उसी प्रकार यह हमेशा से ही उतना ही आसान रहा है जितना कि आज है, जब यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से हजारों मील दूर होता है, दूसरों के दुखों को नजरअंदाज करना। हालांकि कैमरा तकनीक के आगमन ने एक ऐसा युग लाया
जहां हम सभी इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों के संभावित गवाह बन सकते थे। नाजी कभी भी अपनी क्रूरताओं को रिकॉर्ड करने में शर्माते नहीं थे। वास्तव में उन्होंने यूरोप के कब्जे वाले क्षेत्रों में तथाकथित निम्न जातियों के विनाश के अपने विस्तृत रिकॉर्ड रखे और इनमें फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत शामिल थे। इस प्रकार यूरोप में होलोकॉस्ट, इसके मवेशी गाड़ियों, गैस चैम्बरों और भूखे लोगों की छवियां युद्ध के बाद की पीढ़ियों के मन में गहराई से बस गई हैं। यदि आप इन दृश्यों को देखकर सोचते हैं कि यह यहूदी लोगों की गिरफ्तारी है, तो आपकी भूल समझी जा सकती है, लेकिन आप गलत हैं। यह लोग मौत की ओर जा रहे हैं, पर ये यहूदी नहीं है। ये न रोमा लोग हैं, न यहोवा के साक्षी, न कोई और उम्मीद की जा सकने वाले। नहीं, ये जर्मन नागरिक हैं जो चेकोस्लोवाकिया की सीमा के भीतर रह रहे हैं जब देश को रेड आर्मी द्वारा मुक्त किया गया था। यह फुटेज 2010 में सामने आया और 10 मई 1945 को लिया गया था। नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के 34 घंटे से भी कम समय बाद जब यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, फिल्मांकन में दिखाया गया है कि प्राग के बोरिस्लावका जिले में जर्मन जातीयता के पुरुष, महिलाएं और बच्चे जबरन निष्कासन के हिस्सा बनाए जा रहे हैं। लगभग 3 मिलियन जातीय जर्मनों को चेकोस्लोवाकिया से जबरन निष्कासित किया जाएगा, जिसमें सबसे क्रूर हिंसक कृत्यों में से कुछ उन लोगों के खिलाफ किए जाएंगे जो इनकार करेंगे। इस फिल्म में समूह से कुछ को अलग करके सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। पीछे घास का सुंदर मैदान था। शायद उन्हें पहले ही पता है कि सफेद आर्म बैंड पहने पुरुषों ने उन्हें जल्द ही गोली मार देंगे। ये पुरुष चेकोस्लोवाकिया क्रांतिकारी गार्ड थे, एक सतर्कता समूह जिसने जर्मन लोगों को देश से हमेशा के लिए निकालने का काम किया। माना जाता है कि इस दृश्य में लगभग 40 पुरुष और एक महिला को गोली मारी गई थी। जैसे कि उनके हत्यारों ने पहले ही उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं की थीं, उनके शवों को ट्रकों द्वारा अपवित्र किया गया। ऐसे दृश्य पूरे चेकोस्लोवाकिया में देश से निष्कासन के दौरान हुए, चाहे वह आधिकारिक नीति के माध्यम से हो या सशस्त्र समूहों जैसे कि क्रांतिकारी गार्ड्स द्वारा तथाकथित जंगली निष्कासन। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि निष्कासन के दौरान कितने लोग मारे गए। अनुमान 20,000 से लेकर 2.5 लाख तक हैं। उनमें से कई लोग जो मारे गए वे उन क्षेत्रों में भूख से मर गए जहां स्थितियां अत्यंत खराब थीं, और कई मामलों में उनके गार्ड वे मुक्त हुए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी थे जो उन लोगों को यातना देने में आनंदित होते थे जिन्हें वे अपनी पीड़ा के लिए दोषी मानते थे, चाहे वे नाजी हों या नहीं। कोई मुकदमा नहीं हुआ। लोगों को, चाहे वे बूढ़े हों या जवान, बस चुनकर मार दिया गया। आप पहले से उत्पीड़ित लोगों के लिए न्याय नहीं कर रहे हैं। यहां आप देखते हैं कि युद्ध में केवल एक ही चीज फलती फूलती है, कच्ची अनियंत्रित नफरत, मानवता का सबसे बुरा रूप। और वहां आपके पास फिल्म में द्वितीय विश्व युद्ध का भयावह दृश्य है। अगर आपको इसे देखना कठिन लगा तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आवश्यक है समझना कि युद्ध कितना भयानक होता है। हॉलीवुड की चमक धमक और राजनीतिक चापलूसी से दूर युद्ध नर्क है। हमें अपने भूतकाल की गलतियों को न दोहराने के लिए इसे याद रखना चाहिए जब हम आगे बढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी विचार और प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक और चैनल का समर्थन सब्सक्राइब करके करें। यह है वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड।